नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कोविड को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग जिलों का हाल जाना, और इसी कड़ी में आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश और देहरादून जिले के डीएम आशीष कुमार श्रीवास्तव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के साथ जुड़े, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए गांव में जागरूकता जरूरी है और हमें एक एक जान को बचाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना की इस लड़ाई में डीएम कमांडर हैं और सभी डीएम फील्ड कमांडर के तौर पर काम कर रहे हैं। जरूर मुझे मेरे से शेयर करिए। आपके हर प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। साथियों, हमारे हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद देहरादून के साथ साथ 5 और देश के अलग अलग राज्य के जनपदों के जिलाधिकारी से बात की है और ये हमारे लिए बहुत उत्साह का, गर्व का विषय है। और मुझे लगता है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला प्रशासन से बात करी है, उससे जो पूरी टीम है उसका उत्साहवर्धन होगा और हम लगन से और मेहनत से जो है हम कोविड को रोकने का प्रयास करेंगे। और मंगलवार से उत्तराखंड में दूसरे फेज का कोविड कर्फ्यू शुरू हो गया है, जो 25 मई तक चलेगा। इसमें अलग अलग पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि दूसरे राज्य से उत्तराखंड आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वहीं उत्तराखंड के किसी भी मैदानी जिले से पहाड़ी जिले में जाने के लिए भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन उत्तराखंड के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले वो लोग जिन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा से होकर गुजरना पड़ता है, उन्हें कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। ऐसे लोगों को सिर्फ स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कि भारत के किसी भी राज्य से कोई व्यक्ति अगर उत्तराखंड की सीमाओं में आता है तो उसको 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव दिखानी आवश्यक होगी। मैदानी उत्तराखंड के अंदर भी मैदानी जनपदों से अगर कोई पर्वतीय जनपदों में जा रहा है उसके लिए भी आरटीपीसीआर कंपल्सन है, निगेटिव रिपोर्ट। लेकिन उत्तराखंड का व्यक्ति अगर गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल आता है और बीच में उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं, उनको आरटीपीसीआर निगेटिव की बंदिश से बाहर रखते हुए केवल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है कि उनको पंजीकरण आवश्यक रूप से करना होगा। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह का इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हरक सिंह घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। अगर हरक सिंह को सच में हालात से दुखी है वो तो वो अपना इस्तीफा दे दे। तो हरक सिंह ने कल जिस तरह से बात करते करते कि कोरोना से हालात पहाड़ के खराब हैं और हम उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू छलक आए थे, उस पर अब कांग्रेस ने हरक सिंह का इस्तीफा मांग दिया है। उन्होंने कहा कि वाकई में अगर कोरोना को लेकर हालात इतने बदतर हैं तो ऐसे में हरक सिंह रावत को इस्तीफा सौंप देना चाहिए। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा मांग लिया हरक सिंह रावत से। हालात से दुखी हरक ने कहा था कि स्थिति बहुत खराब है, उनके आंखों से आंसू छलक गए थे और इसको लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि वाकई में अगर इतना दुख है, कोरोना के मामले इतना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कमी कहीं ना कहीं सरकार की है और ऐसे में हरक सिंह अगर आंसू बहाते हैं तो फिर उनको इस्तीफा भी सौंपना चाहिए। जिनके कंधों पर प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जुम्मा था, जिनको कोरोना की महामारी से समय रहते हुए जो है तैयारी करनी थी, आज आंसू बहा करके, ये घड़ियाली आंसू ना बहाएं, आंसू बहा करके जो है आप जो है कोरोना की इस महामारी में जो है बचना चाहते हैं। और अगर आप में नैतिकता है, अगर आप वास्तव में दुखी हैं,
अगर आपके आंसू सही हैं तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने का काम करें। और देहरादून से खबर है, ब्लैक फंगस का संदिग्ध केस एक सामने आया। दून हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का एक केस सामने आया। 70 साल के बुजुर्ग में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। उत्तरकाशी निवासी 70 साल के बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के लिए इन्हें फिलहाल तो रेफर कर दिया गया है। तो देहरादून में भी एक ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग हैं, उत्तरकाशी के रहने वाले हैं और उन्हें देहरादून में शिफ्ट कराया गया था दून हॉस्पिटल में, जहां पर जितने लक्षण उनके हैं वो सब ब्लैक फंगस के बताए जा रहे हैं। फिलहाल उन्हें ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में खबर आ रही है कि रेफर कर दिया गया है। तो लगातार एक के बाद एक उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। अगर ऋषिकेश एम्स की बात की जाए तो 16 ऐसे मामले हैं जो कि इस वक्त ऋषिकेश एम्स में मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के। अब देहरादून के दून हॉस्पिटल में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर 70 साल के बुजुर्ग में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। और ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के 8 और मरीज मिले हैं, जिससे ब्लैक फंगस मरीजों की तादाद अब 25 तक जा पहुंची है। कल उत्तर प्रदेश के 6 और उत्तराखंड के 2 मरीजों की भर्ती यहां पर की गई थी। ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से अब वार्ड भी बना दिया गया है। 13 मरीजों को ऑपरेट किया गया है, जबकि बाकी का इलाज इस वक्त ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। और कोरोना संक्रमण के बाद मरीजों में तेजी से ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के चलते एक मरीज की मौत हो चुकी है, जबकि 19 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स के निदेशक ने 15 सदस्य टीम का गठन किया है, जो कि इस नई बीमारी के उपचार पर नजर बनाए हुए हैं। 15 सदस्यीय 15 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जो इन म्यूकोमाइकोसिस के इलाज को निगरानी करेगी। इस समय 19 मरीज हैं, 12 उत्तराखंड से हैं और 7 उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस कम हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टेस्टिंग भी कम हो रही है। हालात यह है कि बीते 16 दिनों में अकेले देहरादून और 9 पहाड़ी जिलों में करीब करीब बराबर टेस्टिंग की गई है। उत्तराखंड में क्या वाकई कोरोना के मामलों में कमी आ रही है या फिर टेस्टिंग ही कम की जा रही है? क्योंकि अगर टेस्टिंग कम होगी तो केस भी कम ही आएंगे। बीते 6 हफ्तों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्य में 10 से 16 मई तक 1,57,908 टेस्ट किए गए, जबकि उससे पहले हर हफ्ते में करीब 2,35,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। वहीं 1 से 16 मई तक सिर्फ देहरादून में करीब 1,51,000 टेस्ट हुए, जबकि 1 से 16 मई तक 9 पहाड़ी जिलों में 1,62,000 टेस्ट किए गए। इतना ही नहीं, 5 पहाड़ी जिलों में कोरोना संक्रमण 20% से ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। मई की बात करते हैं तो 9 पर्वतीय जिलों में से 5 पर्वतीय जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 20% से ज्यादा है। पौड़ी 34.9%, पिथौरागढ़ 24.3%, टिहरी 22.9%, अल्मोड़ा 21.8% और रुद्रप्रयाग 20.8%। इसके अलावा चमोली लगभग 20% के आसपास, यानी 19.4%। पहाड़ में टेस्टिंग हो ही नहीं पा रही है और सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जल्द हालात सुधरेंगे। जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, तो जो रैपिड टेस्टिंग हो रही है ये तो हर जिले और हर कस्बे में हो रही है, लेकिन जो RT-PCR टेस्टिंग है वो चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिला और पौड़ी जिला और आधा टिहरी जिला, इसकी जितनी भी सैंपलिंग आती हैं वो आते हैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, और कुमाऊं के जितने भी केस आते हैं वो आते हैं मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। तो थोड़ा इसमें अभी 3-4 दिन का समय लग रहा है। तो स्पष्ट है कि टेस्टिंग हो रही है, और टेस्टिंग होने के बाद, और अभी हकीकत तो ये है कि चूँकि अभी ये 7 दिन का हम लोगों ने पहला कोविड कर्फ्यू लगाया था और चेन को तोड़ने के लिए मिनिमम 14 दिनों की आवश्यकता बताई जाती है। तो अभी आप देखिएगा कि दूसरे फेज के बाद परिणाम आपको बहुत, हमारी जो संभावना है बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना को लेकर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जरूरी है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए, जिससे कोरोना को काबू में किया जा सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
और आज केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए टाटानगर से देहरादून 120 टन ऑक्सीजन लेकर तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। इसमें से 40 टन ऑक्सीजन आगे पंजाब भेजी जाएगी। इससे दोनों स्थानों पर कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता मिलेगी। और टेहरी के जिला अस्पताल हिमालयन जॉलीग्रांट की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिला अस्पताल एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। लंबगांव सोमवार को एक डिलीवरी पेशेंट को लेकर परिजन पहुंचे तो जिला अस्पताल में ब्लड नहीं होने से मरीज को जॉलीग्रांट रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद पूरी रात मरीज को लेकर परिजन अस्पताल के बाहर ही बैठे रहे। आज सुबह लोगों ने जब अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने आनन फानन में मरीज का इलाज शुरू कर दिया। क्या देख के सीधे 11 बजे आया था मैं। 11 बजे मैं इस होटल में पहुंचा था। यहाँ पे मतलब इस चीज़ की दिक्कत थी कि मैं यहाँ पे आया हूँ और इन्होंने मना कर दिया मेरे लिए। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा चेकअप किया, उसके बाद बोला कि खून की कमी है और ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन द्वारा नहीं बच्चा होगा पैदा, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया मेरे लिए। हाँ, रात को ये पेशेंट आए थे, इनका ये फुल टर्म पे थे और हीमोग्लोबिन इनका 9 था, तो इसलिए शायद डॉक्टर ने इनको आगे के लिए बोला होगा। अभी हमें ये केस पता नहीं, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल इस पेशेंट को एडमिट कर लिया गया है, अब आगे इनका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। हाँ बिल्कुल, अभी जो डॉक्टर आएंगे हम उनसे साफ साफ पूछेंगे कि किस कारण से उन्होंने बोला था कि रेफ़र होंगे, क्योंकि बिना किसी कारण ऐसे रेफर हो नहीं सकता। अगर होता है तो हम बात करते हैं उनसे। और काशीपुर में कुछ निजी अस्पताल कोविड के मरीजों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। शहर के आयुष्मान अस्पताल ने एक मरीज को 7 लाख का बिल थमा दिया, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई। शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन और फिर इस अस्पताल पर छापेमारी की गई, जहां पर अन्य मरीजों से भी कई ज्यादा पैसे वसूलने का सबूत मिला। अब प्रशासन इस पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की दलील है कि कोविड में काम आ रहे उपकरण और दवाइयां बाजार में महंगे दामों पर बिक रही है। तो ये बाईपैप की मशीनें हमें सस्ती क्यों मिल रही होंगी? हमें भी सस्ती नहीं मिली हैं। ये बाईपैप की मशीनें जो 35,000 रुपये की मशीनें हैं बाजार में, 35-40 की, हम लोगों ने इसका 1 से सवा लाख रुपए पे किया हुआ है। तो काला बाजारी का शिकार हम भी हुए हैं उस समय। जब हमें चीज़ें ऊपर से महंगी आएंगी तो बात है कहीं ना कहीं नीचे भी महंगी ही जाएंगी। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब बाहरी राज्यों से लोग कम ही उत्तराखंड आ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकतर लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि बॉर्डर पर अस्थि विसर्जन वालों के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है और साथ साथ टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी बॉर्डर पर ही की गई है। बॉर्डर पे विभिन्न काउंटर्स बना करके अस्थि विसर्जन के लिए सेपरेट काउंटर है और हरिद्वार जनपद में आने वाले यात्रियों के लिए सभी अन्य जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी आने वाले यात्रियों के लिए पृथक से काउंटर्स बनाकर टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है, सैम्पलिंग की। और बॉर्डर पे यही प्रयास किया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रत्येक व्यक्ति का सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग चाहिए, जिनको जानकारी जो डिसेमिनेट की जानी है उसका व्यवस्था की गई है। पीए सिस्टम के माध्यम से जो राजस्व की, शिक्षकों की और पुलिस बल तैनात हैं वो सभी आने वाले यात्रियों की मदद कर उनको जागरूक कर रहे हैं। और ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण जरूर फैल रहा है, लेकिन नैनीताल शहर के लिए राहत की खबर है। पिछले 5 दिनों में नैनीताल शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आधा हो गया है। दरअसल 1 से 5 मई तक 70 से 80 कोविड पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 30 से 40 के बीच रह गई है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि होम आइसोलेशन में लोगों का ठीक होने का रेट बढ़ा है। हाँ, ठीक होने का रेट बढ़ रहा है इस टाइम। जो है कारण यही हो सकता है कि लोग थोड़ा से अवेयर हो गए हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन भी एक कारण है। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। लोग थोड़ा देर से जागरूक हुए हैं, लेकिन अब जागरूक हो गए तो उसका फायदा मिल रहा है। और कोरोना महामारी के चलते हर कोई अपने स्तर की जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। टिहरी के ही कुछ युवाओं ने इसी तरह से मदद की मुहिम शुरू की है। युवाओं ने आइसोलेशन में रह रहे बुजुर्ग और अकेले रह रहे लोगों तक मेडिसिन किट पहुंचाने का काम शुरू किया है। साथ ही जरूरतमंदों तक राशन भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। युवाओं का ग्रुप सोशल मीडिया के जरिए भी मरीजों की ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों की मदद कर रहा है।
जो मेडिकल किट अब गांव-गांव जारी है, उसका भी आज से शुरू हो चुका है। जो लोग गांव में संक्रमित हैं उन तक वो किट पहुंचाने का कार्य है। दूसरा ये जो राशन वितरण का कार्य है, जो कि बिल्कुल अत्यंत नीडी व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उस तक ये पहुंच जाए। और वाकई में जो ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल ही ऐसी परिस्थिति में हैं, जिनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए ये राशन हम लोग दे भी रहे हैं। पिछले 2 दिन से हमने स्टार्ट किया और ऐसे लोगों के हमें फ़ोन भी आए हैं और हमने उन्हें ये राशन वहाँ तक पहुँचाई भी है। और कोविड कर्फ्यू के बीच रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए एसएसपी पौड़ी पी रेणुका की मुहिम रंग लाने लगी है। एसएसपी के निर्देश पर कम्युनिटी बास्केट के जरिए बुजुर्ग और असहाय लोगों की मदद की जा रही है। पुलिस ने इस मुहिम के तहत अकेले कोटद्वार शहर में 80 परिवारों को राशन किट पहुंचाने का काम किया। इसके साथ ही हर दिन 250 जरूरतमंद लोगों को खाना भी पहुंचाया जा रहा है। लगभग 75 से 80 लोगों को हमने चिन्हित किया था जो वाकई में गरीब हैं, उनका आय का कोई स्रोत नहीं है, ओल्ड एज हैं। तो कम्युनिटी बास्केट के तहत 75 से 80 लोगों को हमने ड्राई राशन उपलब्ध कराया है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह यानी कि मंगलवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे के आसपास खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। कोविड प्रोटोकॉल के नियम के तहत मंदिर के कपाट खोले गए। कुछ ही लोग अखंड ज्योति के साक्षी बने और इस दौरान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से भी सजाया गया। कपाट खुलने की प्रक्रिया रात करीब 3 बजे से ही शुरू हो गई थी। रावल द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर मां लक्ष्मी को उनकी परिक्रमा स्थित मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके बाद भगवान के सखा उद्धव और देवताओं के खजांची कुबेर मंदिर गर्भगृह में विराजमान किए गए। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं। सरसप भगवान का श्री विग्रह है और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए। ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई। भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी की डोली भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में पहुंच चुकी है। भगवान के खजांची कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जो टीरी नरेश के द्वारा यहाँ भेजा गया है, तिलों के तेल का कलश, उसको डिमरी पुजारियों के द्वारा गर्भगृह में ले जाया गया है। रावल जी द्वारा वहाँ स्थापित कर दिया गया है। और टीकाकरण ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे कोरोना हारेगा। और यही वजह है कि जिले में मौका मिल रहा है कि वो बिना वक्त गवाए कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसमें आप फिल्म स्टार के साथ साथ क्रिकेट स्टार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि फिर ना तो कोई भ्रम ना फैल पाए और ना ही कोरोना ही। महामारी पर महानायक का टीका वार। भाईजान ने भी लिया टीका, किया प्रहार। कोरोना से आगे हैं साउथ के सुपरस्टार। टीका लेकर कोहली ने किया विराट प्रहार। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। यही हकीकत है, इसे मानिए। मुमकिन है आपका नंबर अभी नहीं आया हो तो इंतजार करिए और जैसे ही मौका मिले टीका लगवाइए। 135 करोड़ लोगों का देश है भारत। यहाँ ना तो रातों रात कुछ होता है, ना हो सकता है। अफवाह के अलावा हर काम में वक्त लगता है, इसलिए अफवाहों से बचिए और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दीजिए। यही काम रविवार को अमिताभ बच्चन ने किया। उन्होंने कोविड-19 टीके की दूसरी और अंतिम खुराक ले ली। तो वही शुक्रवार यानी ईद के मौके पर भाईजान ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। मुंबई के दादर के वैक्सीनेशन सेंटर में सलमान खान नजर आए। इस दौरान फैंस ने जब अपने चहेते स्टार को देखा तो वो क्रेजी हो गए और सल्लू लव यू चिल्लाने लगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने गुरुवार को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। तो वहीं 10 मई को इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली।
कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जांच और इलाज के साथ ही वैक्सीनेशन भी जारी है। टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन देश तभी जीतेगा जब ये टीकाकरण 100% होगा। और टीकाकरण 100% तभी होगा जब हम और आप वैक्सीनेशन को लेकर अलख जगाएंगे, खुद भी टीका लेंगे और दूसरों को भी लगवाएंगे। इसलिए टीका लगवाइए और देश को जिताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल से संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।